गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि निवेश होता क्या है। निवेश के बारे में हम बता चुके हैं कि एक लेखा वर्ष में पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि, ठीक है, कि आज आपने पैसा लगाया है, मान लो कोई हाउस यानी घर आपने ख़रीदा है, उसके लिए आपने पैसे जुटाए, ठीक है, उस घर को बनाकर आपने रेंट पर दे दिया, किराए पर दे दिया, ठीक है। अब जो घर बनाने के लिए आपने पैसा भी कहीं से लिया होगा उधार, उस पैसे को चुकाना है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या किया, घर को रेंट पे दे दिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट की तो आपके पास जो आय है किसके रूप में आ रही है, रेंट के रूप में आ रही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने से आपको इनकम होगी या फिर आपको प्रॉफिट होगा, जिसका उपयोग आप क्या कर सकते हो, घर की जो इंस्टॉलमेंट्स है या फिर जिस भी तरीके से आपने अपना घर खरीदा है उसके लिए चुका सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है कि एक बार पैसा लगाया जाता है। सिंपल बताया ना मैंने कि पैसे में से पैसा बनाना ही क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट होती क्या है, ठीक है। सकल निवेश और शुद्ध निवेश किसे कहते हैं, पहले पढ़ते हैं सकल निवेश के बारे में। एक लेखा वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों तथा माल सूची स्टॉक को क्रय करने के लिए किया जा रहा खर्च सकल निवेश कहलाता है। स्थायी परिसंपत्तियां समझते ही हो आप, पूंजीगत वस्तुओं को बोला जाता है। पूंजीगत संपत्तियों जो वस्तुएं हैं, जैसे मशीन होगी, ठीक है, बिल्डिंग्स हैं, ये क्या है, पूंजीगत वस्तुएं हैं। दूसरा माल सूची स्टॉक, यानी कि तैयार माल, अर्धनिर्मित माल, ये आपको कितना रखना है, ठीक है। इनको खरीदने के लिए जो किया गया खर्च है वो क्या कहलाता है, सकल निवेश कहलाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो स्थायी संपत्तियां होती हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया मशीन का, वो क्या करते हैं, हम बार बार यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ की जाएंगी, जिससे क्या होगा, उनमें घिसावट आएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आएगी, जिसकी वजह से उनके मूल्य में भी कमी आ जाएगी, ठीक है। अब 10 लाख की मशीन क्या पता आपकी 8 लाख या 6 लाख की हो जाए, ठीक है। काम मतलब यूज़ करते रहेंगे तो क्या होती रहेगी, घिसती रहेगी, घिसावट आती रहेगी, जिसकी वजह से उसके मूल्य में कमी आई, ठीक। दूसरा क्या होगा, उसकी उत्पादन क्षमता भी कम आ जाएगी, ठीक है। एक मशीन एक दिन में क्या कर रही थी, 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। अभी उसी गिरावट के बाद हमने कितने साल, यानी हमने 5 साल उसकी जो है क्या थी, सीमा थी, 5 साल तक हम इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। 5 साल के बाद क्या पता हमें इसकी रिपेयर करवानी पड़े या फिर हमें क्या करना पड़े, चेंज करना पड़े, ठीक है। तो एक दिन के अंदर वो 1000 यूनिट बना रही थी, तो अब क्या हो गए हैं, 5 साल बाद हमने चेकआउट किया कि 600 यूनिट्स जो है एक दिन में वो प्रोड्यूस कर रही है। तो यानी क्या हुआ, उत्पादन क्षमता कम हुई, 400 यूनिट्स जो है उत्पादन क्षमता कम हो गई, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी स्थायी परिसंपत्तियों को दोबारा से लगाना चाहिए, ठीक है। कोई नई मशीन परचेज़ करनी चाहिए, ठीक है। जो मशीन है परचेज़ करने के लिए एकदम से पैसा कहाँ से आएगा, ये तो है नहीं कि 10-20 हज़ार के आ जाएगी, नहीं, 10 लाख 20 लाख रुपए हमें चाहिए होते हैं स्थायी परिसंपत्तियों को लाने के लिए, ठीक है। तो उन पैसों को जुटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक मूल्यह्रास आरक्षित कोष जो है बनाना पड़ता है। मूल्यह्रास आरक्षित कोष, ठीक है। एक फंड निर्माण करना पड़ेगा जिसमें क्या किया जाएगा, हमने 5 साल तक उस मशीन को यूज़ किया ना, तो 5 साल तक हम क्या करेंगे, उस मशीन के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जो है इस मूल्यह्रास आरक्षित कोष में डालते रहेंगे, जिसकी वजह से हमें परेशानी ना आए कि एकदम से हम 20 लाख रुपए कैसे जुटाएंगे, ठीक है। उन संपत्तियों को ताकि आसानी से लगाया जा सके, दोबारा से खरीदा जा सके, उसके लिए हमने एक आरक्षित कोष बनाया, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, आसानी से नई मशीन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जो कि क्या होता है, हमारा सकल निवेश का ही भाग होता है। जो हमारी क्या होती हैं, संपत्तियां होती हैं, उनको दोबारा से स्थापित करने के कारण क्या होगा, जो पूंजी में विद्यमान स्टॉक था उसमें कोई भी वृद्धि नहीं आएगी। स्टॉक समझते हो ना, कि पूंजी, आपने जो पूंजी लगाई है, ठीक है, इन्वेस्ट किया है, रेंट के तौर पर आपने अपने हाउस को दे दिया, ठीक है, तो पूंजी लगाई है, उसमें कोई वृद्धि नहीं आएगी, क्योंकि आप उसका यूज़ किस लिए कर रहे हो, अपनी संपत्तियों को दोबारा से स्थापित करने के लिए कर रहे हो। वो तो आपका ज्यों की त्यों बना रहेगा, जो आपको इनकम हुई है, प्रॉफिट हुई है, वो चीज़ अलग है। 5 साल बाद, 10 साल बाद जब घर को चेंज करना होगा तब आप क्या करोगे, ठीक है, उसके लिए भी क्या किया जाएगा, अलग से कोष बनाया जाएगा, यानी फंड निर्माण हम करेंगे। तो ये था सकल निवेश, जिसमें क्या किया जाता है, स्थायी संपत्ति और माल सूची स्टॉक को दोबारा से खरीदने के लिए जो खर्च किया जाता है उसको बोला जाता है सकल निवेश, जिसका फॉर्मूला क्या है, सकल निवेश इज इक्वल टू शुद्ध निवेश प्लस में मूल्यह्रास, ठीक है। जो आपने नेट निवेश किया है,
घिसी पिटी परिसंपत्तियां हैं जो उनको स्थापित करने के लिए या फिर नई खरीदनी है, ठीक है, वो सारा होता है शुद्ध निवेश। प्लस मूल्यह्रास क्या होता है, घिसी पिटी जो संपत्तियां हैं, ठीक है, उसको दोबारा से स्थापित करना, तो वो हो जाएगा हमारा सकल निवेश, दोनों को अगर ऐड करते हुए। अब बात करें शुद्ध निवेश की। शुद्ध निवेश में क्या किया जाता है, जो हमारा सकल निवेश आता है उसमें क्या कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है जो हमारी घिसी पिटी संपत्तियां होती हैं, उनको स्थापित करने पे जो भी खर्च आया है उसको घटा देंगे, यानी सकल निवेश माइनस कर दिया जाएगा मूल्यह्रास, तो हमारा क्या निकल के आएगा, शुद्ध निवेश निकल के आएगा। अब बात करते हैं मूल्यह्रास की, जो कि डेप्रिसिएशन, यानी कि आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, अकाउंट्स में आई थिंक आप पढ़ चुके होंगे कि मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन कहते किसे हैं। सामान्य टूट फूट, आकस्मिक हानि की सामान्य दर तथा प्रत्याशित प्रचलन के कारण स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी को मूल्यह्रास कहती हैं। वही चीज़ कि 5 साल मशीन की क्या थी, हम यूज़ कर सकते हैं 5 साल मशीन को बिना किसी दिक्कत के, 5 साल बाद उसमें कमियां आनी शुरू हो जाती है, कुछ टूट फूट हो जाए, ठीक है, रिपेयर करवानी पड़ जाए, आकस्मिक एकदम से क्या आ जाए, कोई हानि हो जाए, ठीक है, प्रत्याशित प्रचलन, क्या पता अब वो मशीन यूज़ में ना हो, हमें नई परचेज करनी पड़ जाए, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, मूल्यह्रास के अंदर आती है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी स्थायी संपत्ति में कमी आती है, उसके मूल्य में कमी आ जाती है। इसके अंदर प्रत्याशित प्रचलन, अप्रत्याशित प्रचलन, इनको शामिल किया जाता है, यानी कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। प्रत्याशित प्रचलन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एकदम से कोई चीज़ प्रचलन में ना रहे। फॉर एग्जाम्पल टीवी, ठीक है, टीवी का उत्पादन बंद हो गया, किस कारण से हुआ, एलसीडी और एलईडीज़ की डिमांड की वजह से, इनकी डिमांड ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से टीवी का उत्पादन बिल्कुल ही क्या हो गया, बंद हो गया। ये होता है प्रत्याशित प्रचलन, एक्सपेक्टेड था ये, एलसीडीज़ आएंगी तो टीवीज़ की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही नील हो जाएगी, ठीक है। आगे है अप्रत्याशित प्रचलन, अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, ठीक है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, ठीक है, ये क्या है, हमारी अप्रत्याशित प्रचलन है, एकदम से हानि का होना, हमें नहीं पता था बाढ़ के बारे में, भूकंप के बारे में, ठीक है, ये क्या है, नेचुरल है, नेचुरल हम क्या बोल सकते हैं, डिजास्टर्स हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी बिल्डिंग, बाढ़ की वजह से बिल्डिंग ढह गई हमारी, या फिर भूकंप की वजह से बिल्डिंग का नष्ट हो जाना, वो क्या है, प्रत्याशित प्रचलन है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस जिसको बोला जाता है। तो ये हमारे मूल्यह्रास के अंदर ही आते हैं, ठीक है, प्रत्याशित प्रचलन और अप्रत्याशित प्रचलन, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। मूल्यह्रास के फॉर्मूले की अगर हम बात करें, इसमें शामिल किया जाता है सामान्य टूट फूट, प्लस कर देंगे प्रचलन, ठीक है, और प्लस कर देंगे आकस्मिक हानि की सामान्य दर की अचानक से हो गई, हो गया आकस्मिक, ठीक है, और अप्रचलन, इन दोनों को शामिल किया जाएगा। तो ये था सकल निवेश, शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास की धारणा। थैंक यू।